हेलो बच्चों, एज यू नो वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका है, पर रेफर कर लेना। दैट वाज चैप्टर नंबर 16। नाउ वी आर गोइंग टू 15। येस, आई नो आई एम गोइंग इन रिवर्स ऑर्डर फॉर दिस वन, बट ये जो लास्ट के 4 टॉपिक्स हैं, टू बी ऑनेस्ट इट्स गुड इन मोस्ट केसेस टू डू देम इन रिवर्स ऑर्डर बिकॉज दे आर स्मॉल चैप्टर्स। थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है इनको पढ़ते पढ़ते। अगर आप सीक्वेंस में ऐसे जाते हो तो यू ऑलरेडी स्टडीड द हैवी टॉपिक्स लाइक एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, सर्कुलेशन आपने पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा ये एनवायरमेंटल साइंस और इकोसिस्टम में आते आते थोड़ा सा हैवी लगने लगता है। सो जस्ट टू चेंज थिंग्स अ लिटिल आई हैव गॉन टू दी रिवर्स ऑर्डर। दैट्स ओके, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात ये कि अगेन इस टॉपिक में से जो आपको स्टैंडर्ड फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा मार्किंग्स पे फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल, what is the number of species of ants, number of species of beetles, number of species of fish and of orchids। ये एक जेनरिक आपको नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। 20,000 species of ants, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fish and 20,000 species of orchids। Now these are the known ones, obviously ये सारे नहीं है, it's not an exhaustive list, there are still many more thousands and thousands, hundreds of thousands of species to be found। Okay, now this whole idea of variety of species, that idea itself is called biodiversity। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर का नाम देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट जो है चैप्टर का दैट डील्स विद दिस आइडिया ऑफ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने जो लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट में जो पढ़ा था उसमें ये देखा था कि भाई एक्स नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, 1.7 मिलियन स्पीशीज प्रेडिक्टेड है वगैरह, उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। बट यहाँ पर ये देखेंगे कि भाई ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज फाइन, बट नंबर ऑफ स्पीशीज में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करें। द डाइवर्सिटी, जिसको विविधता कहते हो आप हिंदी में, और हेट्रोजेनिटी exists not only at the species level but at all levels of biological organization, right from macromolecules within the cells to complete biomes। biomes क्या है हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दिस सेक्शन, सो डोंट वरी अबाउट। ठीक है, इकोसिस्टम वाले सेक्शन में ही हम लोग डिस्कवर करेंगे। एट द सेम टाइम बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये एक टर्म है जो सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी द टर्म वाज popularized by Edward Wilson। what does it mean? It means the combined diversity at all levels of biological organization। यानी किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट फ्रॉम आप सेल बोलो, टिश्यू बोलो, मतलब विद इन एन ऑर्गेनिज्म अगर आप कह रहे हो, राइट फ्रॉम सेल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, और विद इन अ सर्टन किंगडम और विद इन अ सर्टन डिविजन, विद इन अ सर्टन फाइलम, किसी भी कैटेगरी में जो वैरायटी आपको मिलती है उसको कंबाइंड डाइवर्सिटी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके वेरियस टाइप्स हैं, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स हैं आप बोल सकते हो। द फर्स्ट वन ऑफ विच इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं, रावुल्फिया वोमेटोरिया, ये एक प्लांट है जो मेडिसिन प्लांट है, या हिमालयन रेंजेस में मिलता है, ये पाया जाता है। नाउ सी द स्टेटमेंट दैट दे गिवन, इट्स वेरी सिंपल एंड it's a very good example of biodiversity if you look at it। It says the genetic variation shown by medicinal plant Rawoolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of the potency and the concentration of the active chemical, that is reserpine, that the plant produces। I know कुछ बच्चों को ये टोटल बाउंसर गया होगा, ठीक है, ज़रा समझा देता हूँ, बहुत सिंपल चीज़ है। देखो, हमने पिछले इसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपको मैंने केमिस्ट्री का एक लेक्चर ये रिकॉर्ड करके दिया हुआ है जिसमें मैंने बताया था ड्रग्स के बारे में, अबाउट द मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड यू नो वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ड्रग्स, उसमें बताया था। तो वहाँ पर जो हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट पढ़ा था उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई एक रावुल्फिया वोमेटोरिया नाम का एक प्लांट है जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है अ केमिकल नेम्ड रेसरपाइन। ठीक है, अब ये जो रेसरपाइन है ये अलग अलग स्पीशीज ऑफ दिस प्लांट में अलग अलग टाइप की पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। यानी कि लेट्स से मेरे पास स्पीशीज ए है, इस प्लांट की स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है। स्पीशीज ए में एक फ्लावर में से आपको 1 मिलीग्राम रेसरपाइन मिलेगा, स्पीशीज बी में से हो सकता है 0.5 मिलीग्राम मिले, 0.25 मिले, 2 मिलीग्राम मिले।
मीन्स द अमाउंट दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इज डिफरेंट, दैट इज वन. सेकेंड जो पोटेंसी बोला है ना, पोटेंसी मतलब क्या कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्रग का कितना इफेक्ट क्रिएट हो सकता है उसको पोटेंसी बोलते हैं. एक फिक्स्ड अमाउंट का कितना, तो एक ड्रग ऐसा होगा जो 1 ग्राम खाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, और दूसरा ड्रग होगा सेम फैमिली का जिसको 1 ग्राम सेम अमाउंट खाने से अच्छा इफेक्ट नहीं होगा. एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ पेन किलर का. आपको जब छोटा मोटा पेन होगा आप पैरासीटामोल खाओगे या एस्पिरिन खा लोगे, जिससे माइनर आपको पेन रिलीफ इफेक्ट मिलेगा. बट बहुत सिवियर पेन हो रहा है तो आप 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल खा सकते हो ना, बट 500 मिलीग्राम एक साथ मॉर्फिन खाओगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलेगा. तो विच इज़ मोर पोटेंट, मॉर्फिन इज मोर पोटेंट. सेम दाम में ज़्यादा काम, ऐसा फंडा याद रखना, दैट इज़ पोटेंसी. तो ड्रग के लिए पोटेंसी बहुत काम की होती है बस. जो कम अमाउंट में ज़्यादा इफेक्टिवनेस क्रिएट करे वो ज़्यादा पोटेंट ड्रग. ठीक है, आपके लेवल के लिए इतना सिंपल एक्सप्लेनेशन इनफ है, इतना समझ जाओ. तो पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन ये ज़्यादा होता है ऑफ द एक्टिव केमिकल दैट इज द रेसरपाइन इन दिस पर्टिकुलर प्लांट. इंडिया में 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस है एंड 1,000 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मंगर. नाउ दिस इज आई नो वेरी स्टूपिड इन्फॉर्मेशन, क्या करना है इसका आपको जान के, बट एनसीईआरटी में दिया है और डायरेक्ट एमसीक्यूज में डेफिनेटली पूछा जाने की ये पॉसिबिलिटी है. तो आपको याद करना पड़ेगा हमारे पास 50,000 प्रकार के चावल और 1000 डिफरेंट टाइप से ज़्यादा के मैंगोज प्रेजेंट है. आउट ऑफ विच द मोस्ट पॉपुलर इज अल्फांसो मैंगो, एवरीबडी नोस इट. यस, ठीक है. सेकेंड इज द स्पीशीज स्पेसिफिक. एट द स्पीशीज लेवल अगर है, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स में हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स. ओके, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दिस एरिया, कोंकण एरिया एंड ऑल विल बी नोइंग अबाउट द वेस्टर्न घाट्स, right? It's very famous. There are many natural bioconservation spots also. You know, you have tiger reserve, you have bird reserve, you have bird sanctuaries and all. You know, where migratory birds come. ये जो वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा वैरायटी है, खास करके विद रिस्पेक्ट टू एम्फीबियंस. नॉट ओनली बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, यस अ लॉट ऑफ वैरायटी सीन, बट खास करके विद रिस्पेक्ट टू अगर आप एम्फीबियन स्पीशीज़ देखोगे तो वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा है. तो वैसा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल दिया आपने. नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. एट इकोसिस्टम लेवल इन इंडिया एटलीस्ट, हम लोग इंडिया के हिसाब से अगर एग्जांपल देखें तो डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्ट्यूरीज, एल्पाइन मेडोज. नाउ एक चीज़ मैं बता दूं, मेजॉरिटी बच्चों को इसमें से कुछ तो टर्म्स इजीली समझ गए होंगे. जैसे डेजर्ट सबको समझा होगा भाई, रेगिस्तान. रेन फॉरेस्ट सबको समझा होगा, ठीक है भाई, रेन फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पर मैंग्रोव्स या कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स, एस्टुअरीज, मेडोज, ये थोड़ा सा शायद कुछ बच्चों को कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए. मैंग्रोव्स पर्टिकुलर टाइप ऑफ शैलो, आप शैलो फॉरेस्ट बोल सकते, नॉट वेरी डेंस फॉरेस्टेशन एरिया. ठीक है, टिपिकली अगर आप देखो तो डेल्टा रीजन में ना, जो हमारे सुंदरबन एरियाज हैं, वहाँ पर मैंग्रोव ट्रीज, आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलता है. थोड़ी सी वेट एरिया या मार्श टाइप एरिया में जो फ्लोरा होता है उसको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं हम. कोरल रीफ अराउंड द आपके कोस्ट लाइन है ना, लार्ज कलेक्शन ऑफ कोरल्स. देन यू हैव वेटलैंड्स, एस्टुअरीज. एस्टुअरीज क्या है? एस्टुअरी का मतलब होता है द पार्ट वेयर द रिवर इज जस्ट अबाउट टू मीट द सी, जहाँ पर नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलने वाला होता है. तो फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर का जहाँ पर मिक्स होने वाला है ना, दैट एरिया इज कॉल्ड एन एस्टुअरी. खैर, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द मीनिंग ऑफ दीज प्लेसेस, जस्ट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो बेसिक आइडिया. यहाँ पे फंडा ये बोल रहा है कि भाई अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम है, कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पे सैंड ज़्यादा है, कहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर है ना. तो यहाँ पर ज़्यादा इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है. इंडिया को ग्रेट इसलिए माना जाता है ना, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या है, एक ही चीज़ हमारे पास सबसे ज़्यादा है दुनिया से, वो है डाइवर्सिटी. तो हमारे इकोसिस्टम में भी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी. उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि भाई नॉर्वे जैसी अगर आप कोई कंट्री देख लो तो वहाँ पर एक जैसा, वहाँ पे समानता है पूरी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी इन द टाइप ऑफ लैंडस्केप दैट यू गेट, इन द टाइप ऑफ बायोडाइवर्स इकोसिस्टम्स दैट यू गेट. सो वहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है. तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोसिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना.
उसके बाद अगेन सी देयर इज अ लॉट ऑफ रबिश इन दीस चैप्टर्स, ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ लेक्चरबाजी, जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बोला भी था वीडियो में, काफ़ी चीज़ों के बारे में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये वो, ठीक है। तो द होल थीम ऑफ दीज टॉपिक्स एट द एंड ऑफ बायोलॉजी इज, अच्छा अर्थ को बचाओ, पृथ्वी को बचा लो, देश को बचा लो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द सेम लेक्चर अगेन एंड अगेन, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द बायोलॉजी पार्ट हियर, ठीक है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है आप इसको स्किप कर सकते हो। वी शुड टेक केयर, हाँ यस वी शुड टेक केयर, ठीक है। नया कुछ आगे पढ़ते हैं। How many species are there on the earth and how many in India? Now this is a question that they can and they will ask you in your NEET exam. According to the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, जैसे IUPAC है आपका केमिस्ट्री के लिए, यहाँ पर कंजर्वेशन के लिए स्पेसिफिकली IUCN, that is International Union of Conservation and Natural Resources, we have around 1.5 million, 1.7 मिलियन दिया हुआ है स्टार्टिंग के चैप्टर में, यहाँ पर 1.5 मिलियन दिया हुआ है। अब आप पूछोगे सर कौन सा लिखने का, यू कैन राइट द फर्स्ट वन, दैट इज अ मोर एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बिकॉज दैट इज इन जनरल लाइक स्पेसिफिकली मेंशन फॉर नंबर ऑफ स्पीशीज, ठीक है। बट वी हैव नो आइडिया हाउ मेनी आर डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड वगैरह, मेनी ऑफ देम आर जस्ट गेसेस, दैट इज ओके। आई होप बच्चों आप लोग ये एक छोटा सा डॉट यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है। That is important because you should know कि where I am which part I am reading out for you, which part I am explaining, which line. Obviously marking तो आपको स्क्रीन पे दिखेगी ही एकदम क्रिस्टल क्लियर, मेरी आवाज़ भी सबको प्रॉपरली आ रही होगी, I am pretty sure of that. But just make sure that you kind of draw your attention. Sometimes I'm just reading through a line where I say it's not important enough to mark, but you should know where I am, so you don't feel lost. Okay. Also I also have the other option of just putting this pointer. Okay. So if you can't see it, just let me know. Then I'll just take the pointer and use it for this. Okay. Okay. So you have 1.5 million is the total number of species, right? In total number of species, okay, total number of species in total अगर हम देखें, in total हम अगर देखें तो 20 to 50 मिलियन का एक रफ एस्टिमेट बनाया गया, एक ग्रॉस एस्टिमेट बनाया गया, ग्रॉस मतलब ठीक है, एक रफ अनुमान लगाया गया, एक एस्टिमेट बनाया गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी होंगी, 20 to 50 मिलियन। बट a scientist by the name of Robert May, now this is again important, his name, this has been asked previously in many of your entrance exams. Robert May is the one who specifically says कि नहीं भाई 20 से 50 मिलियन का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, you have to have a more conservative approach or a conservative estimate, and he says that the number is somewhere close to 7 million. So what did we learn? We learned that the first chapter says around 1.7 million, this chapter says around 1.5 million, ठीक है। इतने होने चाहिए जो डिस्क्राइब हो चुके हैं। पहला चैप्टर 1.7 बोलता था, ये 1.5 बोल रहा है। रफ एस्टिमेट बोलता है 20 to 50 मिलियन प्रेजेंट होने चाहिए, पर कंजर्वेटिव एस्टिमेट बोलता है कि 7 मिलियन होने चाहिए। ये हमारे पास अभी तक का सबसे एक्यूरेट एस्टिमेट बोल सकते हो। अभी एस्टिमेट एक्यूरेट तो नहीं होता पता है, बट 20-50 ये बहुत बड़ा रेंज है, तो 7 मिलियन जो है वो फिर भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली मोर एक्यूरेट एस्टिमेट है। गेस्टिमेट बोलते हैं इसको, मतलब it's a guess work, it's a guess number or estimate number that they have given you. The guy's name was Robert May. Okay, more than 70% of all the species recorded are animals, while plants comprise no more than 22% of the total. Among animals, insects are the most species rich, obviously making more than 70% of the total. Now animal kingdom नाम का जो चैप्टर है उसके मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना के दिए हुए शॉर्ट में, आप देख सकते हो जाके। वहाँ पर मैंने क्लियरली आपको ये बताया हुआ था कि जो इंसेक्टा क्लास है किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की, किसकी, फाइलम आर्थ्रोपोडा की इंसेक्टा क्लास है। ये सबसे बड़ी क्लास है एनिमल किंगडम की। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, तो ऑब्वियस है भाई आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्या आ रहे हैं, सारे इंसेक्ट्स ही आ रहे हैं। तो इसीलिए इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑन द अर्थ, दैट इज मोर देन 70% ऑफ द टोटल, विच मीन समझ रहे हो। सी इफ 1.5 मिलियन इज द टोटल, इसका 70%,
इसका 70% मतलब 105,000 आप बोल सकते हो. सॉरी, माय मैथ इज ऑल ओवर द प्लेस. या सो 70 मिलियन अगर मैं देखूं, सॉरी 1.5 मिलियन अगर मैं देखूं और उसका 70% देख लूं, तो ये मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.05 मिलियन मिलता है. कि इतने तो एनिमल्स हैं. 1.5 मिलियन जो हम जो जानते हैं स्पीशीज, उसमें से 1 मिलियन तो एनिमल है. इसमें भी 70%, इसमें भी 70%, समझ रहे हो, इसमें भी 70% जो है वो इंसेक्ट्स है. तो इंसेक्ट्स आर 70% ऑफ द 70% ऑफ द ओरिजिनल नंबर वॉज 1.5 मिलियन दैट वॉज गिवन टू अस. ठीक है ना, दैट्स द आइडिया. नाउ out of that means out of every 10 animals on this planet 7 are insects. मतलब 1 मिलियन में से 0.7 मिलियन तो इंसेक्ट्स ही हो गए. तो आउट ऑफ एवरी 10 7 इंसेक्ट्स हैं. हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस इनॉर्मस diversification of the insects? Let's see. How have they described it? How they have, the biologists and the scientists have tried to describe this phenomenon? Let's try and understand. ओके, वो लोग ने बोला कि भाई आप इसको एक पाई डायग्राम के फॉर्म में बनाओ, पाई चार्ट के फॉर्म में आप बना लो. और वो बोलते हैं कि भाई ये पाई चार्ट में आप मेजर ग्रुप जो बना रहे हो वो आप इंसेक्ट्स को बनाओ. आप जो मेजर ग्रुप क्रिएट कर रहे हो वो आप इंसेक्ट्स को क्रिएट करो. तो ये जो पूरा ग्रुप आप देख सकते हो, जो मैं यहाँ पे आपके लिए शेड कर रहा हूँ, इतना बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 75% आप बोल सकते हो ना, दिख रहा है यहाँ पे, वो आपका इंसेक्ट्स के नंबर से बना हुआ है बच्चों. ठीक है, इंसेक्ट्स के नंबर से बना हुआ है. तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर डायग्राम और दिस पर्टिकुलर चार्ट फॉर्म कैन बी आस्क्ड एज फिल द स्पेस टाइप ऑफ क्वेश्चन और फिल द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, they'll give you a picture of this exact diagram and they'll ask you to fill like this one or this particular section. Generally they will always ask you to fill the largest one, okay, because they know that is worth remembering. तो वो एक बार देख लेना, इस डायग्राम को ध्यान से गो थ्रू कर लेना. बहुत सिंपल है. लाइकेंस आप सब लोगों को पता है, होप सो क्या होते हैं, क्या वो पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वापस. और अगर आपको याद नहीं है तो फर्स्ट चैप्टर का वीडियो जाके वापस देख लो एक बार. ठीक है. Now here what is the issue? Why biodiversity is so important and so troubling for many people? The problem is that conventional taxonomic method, हमारे पास जितने भी taxonomic methods already हैं, ठीक है, ये माइक्रोबियल स्पीशीज़ यानी कि प्रोकैरियोट्स, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई ठीक है एनिमल की बात करो, इंसेक्ट्स की बात करो, ठीक है, प्रोकैरियोट्स को तो हम लोग प्रॉपर एस्टिमेट भी नहीं दे पाए आज तक. क्यों? क्योंकि हमारे पास माइक्रोबियल स्पीशीज़ को कल्चर करने के लिए सारे संसाधन इस वक्त नहीं है. We do not have the equipment to culture all types. There are certain microbes that cannot be cultured in the laboratory, that cannot grow under artificial conditions, that will grow inside a living cell only, जिनको हम लोग in vivo growth कहते हैं. आप सब लोगों को मालूम होगा, जो आर्टिफिशियल में है वो in vitro, जो टेस्ट ट्यूब में होता है. in vitro फर्टिलाइजेशन भी पढ़ाया है मैंने पहले, जो टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको आप बोलते हो, राइट. सो वैसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो टेस्ट ट्यूब में ग्रो हो सकते हैं, पिट्री डिश में ग्रो हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसे भी माइक्रोब्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो होते हैं. और इसीलिए उनको ग्रो करना, कल्चर करना हमारे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट गिव यू अ करेक्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्रोकैरियोट्स नोन टू अस, राइट. नाउ दिस हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ओके, India has 2.4% of the total world's land area, right? But its species diversity is at 8.1%. Now there is also a chapter that deals with population that we'll do in detail later at a later stage. But population के मामले में आपको थोड़ा सा एक basic idea मैं ज़रा दे दूँ. India ranks 7th in the world with respect to area, है ना? But मोर और लेस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन. अभी फर्स्ट और सेकंड पे हमेशा डिबेट होता है कि भाई चाइना आगे, इंडिया आगे, इंडिया का सेंसस एक्यूरेट नहीं है, एक्चुअल पॉपुलेशन तो जितना बताया उससे भी ज़्यादा है, वगैरह वगैरह. बट मोर और लेस ऑफिशियली सेकंड पोजीशन पे हम हमेशा रहते ही हैं पॉपुलेशन के मामले में. एंड वेरी सून वी आर गोइंग टू ओवरटेक चाइना ऑफिशियली ऑल्सो, क्योंकि
1.3 बिलियन से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। इसका कहने का ये मतलब है कि भाई एरिया के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है, ये ह्यूमन पॉपुलेशन की बात है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज पॉपुलेशन अगर हम देखें तो हमारे पास 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड है, बट हमारे पास 8.1% ऑफ द टोटल स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, विच मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, and 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. Now one very important point that should strike you, is सर थोड़ी देर पहले तो आपने ऐसा मार्क किया था, यहाँ देख लेना कि यार इंडिया में 50,000 डिफरेंट टाइप ऑफ राइस है, 50,000 डिफरेंट टाइप ऑफ राइस है, और यहाँ पर वो बोल रहा है 45,000 तो सारे प्लांट्स का। तो अगर सारे प्लांट्स का 45,000 तो राइस का अकेले का 50,000 कैसे हुआ? अगर ये सवाल नहीं आया था दिमाग में तो आना चाहिए, ठीक है। अ लॉट ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स एज आई मेंशन दे हैव गिवन आर लिटिल एब्सर्ड टू अंडरस्टैंड। दोज 50,000 आर इंक्लूडिंग ऑल द क्रॉस ब्रीड, हाइब्रिड, ऑल वेराइटीज। दिस 45,000 इज द नेचुरली फाउंड वंस, जो हमारे देश में जनरली पाए गए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो टोटल सारे मिलाकर पाए जाते हैं या जिनकी पाए जाने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है वो वहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। अगेन प्लीज डू नॉट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट विद द स्टूपिड क्वेश्चन इज सर व्हाट इफ दे आस्क अस हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्पीशीज ऑफ राइस और प्लांट्स, और दे विल आस्क यू स्पेसिफिक थिंग्स, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, दे विल आस्क यू वेरी स्पेसिफिक। Dash is the number of species of plants in India. Answer is 45,000 because it's given in NCERT. It is stupid, it is absurd, I know, but it is given in NCERT. What is the number of species of rice? 50,000. Why? Because it is given in NCERT. There are certain things that are given in NCERT that are not 100% accurate, but for your level, they are considered to be more or less the correct answer. ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ इस बात का फालतू का स्ट्रेस मत लेना। जो NCERT में दिया है वो आप मार्क करके आना, वो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दे रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए। और अगर ऐसा होता है कि कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो आप और मैं मिलके उसको चैलेंज ज़रूर करेंगे इन द मेन नीट एग्जाम, सो डोंट वरी। अगर NCERT में एज लॉन्ग एज दिया है वी कैन ऑलवेज चैलेंज इट, ओके। चलो अगर हम देखें 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार, तो इंडिया में 8.1% ऑफ द टोटल ग्लोबल स्पीशीज है, जिसमें से 22% रिकॉर्ड हुए हैं, समझो। Applying this logic to India's diversity figures, we should know that okay, 100,000 तो plant species हो सकते हैं, 300,000 तो animal species yet to be discovered हो सकते हैं। ये वाले मतलब 1 लाख plant species और 3 लाख animal species हमारे पास अभी भी डिस्कवर होने को बाकी है। वो अभिषेक उपमन्यु का स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो देखा होगा ना, इतना सारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, इतना अभी है ढूंढने को। तो यहाँ पर ऐसा है भाई, 1 लाख प्लांट 3 लाख एनिमल अभी बाकी है ढूंढने को, तो क्या करूँ, जॉब छोड़ दूँ फिर? वो बोलता है ना वीडियो में, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, जॉब नहीं छोड़नी, पढ़ाई नहीं छोड़नी भाई, ठीक है। 1 लाख प्लांट स्पीशीज और 3 लाख एनिमल स्पीशीज, लोगों को ढूंढने दो, बायोलॉजिस्ट को, तुम काम करो सिर्फ पढ़ने का, ठीक है। चलो, वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री? Probably, if many of you grow up to become researchers and scientists and taxonomists, who knows, you can help us out, right? Chalo. So we need taxonomists for that job. Maybe you can help us out. Latitudinal gradients. Now patterns of biodiversity में देखते हैं, पैटर्न किसी चीज़ का अगर हम लोग स्टडी करें तो हमें किस तरह से करना पड़ेगा। वी कैन स्टडी इट विद रिस्पेक्ट टू टोपोग्राफी, यानी कि जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा डेजर्ट में क्या मिल रहा है, कोस्टल एरिया में क्या मिल रहा है, कोरल एरियाज़ में क्या मिल रहा है। तो एक तो वो टोपोग्राफी यानी लैंड एरिया के हिसाब से या वाटर एरिया के हिसाब से वैसे देख सकते हैं हम एक। दूसरा हम लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई कौन से एरिया में लैटिट्यूड या लॉन्जिट्यूड के हिसाब से कौन से स्पीशीज़ मिल रहे हैं। सो देयर आर वेरियस patterns like this. The first one which we call as the latitudinal diversity. ध्यान से देखना, there is a latitudinal gradient in diversity. It is one of the most interesting, most well known and most interesting wala. In general, species diversity decreases as we move away from the equator toward the poles.
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी लॉजिकल है, ये आपको पता है भाई। आपको ये पता है पोलर रीजन में बहुत ही टिपिकल और स्मॉल नंबर ऑफ स्पीशीज आपको पता है। इक्वेटर के पास तो आप हज़ारों नाम दे सकते हो, पोलर रीजन में आपको बहुत लिमिटेड पता है, ठीक है। पेंगुइन्स एक पोल पे मिलते हैं, पोलर बेयर्स दूसरे पोल पे मिलते हैं। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो दिस, ओके। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग, मेनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो दिस कि penguins and polar bears are not found, polar bears are generally not found together at one place, okay, but only if that place is a zoo or something, that's different, ठीक है, but they are naturally segregated geographically, okay। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो आपको पता है नंबर ऑफ स्पीशीज जो पाई जाती है बहुत ही कम हो जाती है। देर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑफ कोर्स, बट यहाँ पर देखें तो विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स है, दैट इज 23.5 नॉर्थ to 23.5 south, they harbor more species than the temperate or the polar areas। तो अगर अर्थ का आप एक छोटा सा समझो रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करते हो, अर्थ इज एन ऑब्लेट स्फेरॉइड, बाय द वे आई हैव ड्रॉन अ परफेक्ट सर्कल, ठीक है। अर्थ इज अ स्फेरॉइडल स्लाइटली फ्लैटेंड सर्कल, यू नो दैट। तो 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ठीक है, ये दो लाइन के बीच में ना, horizontal lines are called latitudes, I hope you know that, है ना। vertical ones are called longitudes or longitudes as you all call them, ठीक है। तो ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ के बीच में आपको मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने मिलती है बच्चों। खैर, कोलंबिया एज एन एग्जाम्पल विच इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, while New York, that is 41 degree north, has 105 species, and Greenland at 71 degrees north has only 56 species। अगर आप देखो तो जैसे आप ट्रॉपिकल से आप हायर एरियाज में मूव कर रहे हो, टुवर्ड्स द पोल जा रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ही ड्रास्टिकली घट रहा है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग, ग्रीनलैंड, बहुत लोगों को पूछा ग्रीनलैंड कैसा होता है, तो सर ग्रास कवर्ड होगा इसलिए ग्रीनलैंड नाम है। ग्रीनलैंड इज कम्प्लीटली कवर्ड विथ आइस, मतलब नॉट कम्प्लीटली कवर्ड ऑब्वियसली, बट majority of the area is actually ice cold, है ना। and Iceland is not, ऐसे याद रखना, Greenland is more ice and Iceland is more green, है ना। why they've named it like that I don't know, I'll find out and tell you, ठीक है, बट ये रियलिटी है। तो ग्रीनलैंड में अगर आप देखो तो ज़्यादा पोलर, जैसा मैंने अभी आपको बता दिया, तो याद रहेगा कि अच्छा ग्रीनलैंड में ठंड ज़्यादा होती है, पोलर एरिया ज़्यादा है वो, तो इसीलिए वहाँ पे बहुत कम स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स आपको मिलेंगे, ठीक है बच्चों। इंडिया में अराउंड 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं, ओके। इक्वेडोर कंट्री है, आपको सबको पता है, इक्वेडोर में अराउंड 10 टाइम्स एज मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हैं एज कंपेयर टू मिडवेस्ट इन यूएसए, एज कंपेयर टू यूएसए। क्या कहने का मतलब इनका वही फंडा कि भाई आप जितना इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे, प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी स्पीशीज उतनी कम होती जाएगी। द लार्ज ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, है ना, ये तो फेसबुक ने सबको याद दिला ही दिया कि भाई कहाँ पे अमेजोन। आपको अमेजोन की बायोलॉजी पता हो या ना पता हो, ये ज़रूर पता है कि दे आर द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, है ना। और सब लोग क्लिक कर करके वो अमेजोनियन फायर बुझाने के चक्कर में थे। आप लोगों की जनरेशन वैसे भी बहुत इंटेलिजेंट है, आपको सच में लगता है कि फेसबुक पे क्लिक करने से वहाँ पे हेल्प पहुँच जाएगी। कुडोस टू योर स्पिरिट, बट यूजुअली डज नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है। सो गुड थॉट प्रोसेस, बट it will be better if you learn about the Amazon and try to save it actually and try to conserve it rather than just clicking on Facebook and saying okay हमने planet को बचाया। okay, so खैर Amazonian rain forest जो है सबको पता है, इसके बारे में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए भी हैं इस चैप्टर में से अगर आप देखो तो। It has the greatest biodiversity on earth. It has more than 40,000 species of plants, 3,000 species of fish, 1,300 birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles, and 1,25,000 invertebrates. Do you actually have to remember these values? Unfortunately, yes. There is a chance, not a very high chance, but there is definitely a chance that if they want to mess with you, they will ask you these values from the Amazonian rainforest facts. Okay. And also the estimate is that
there might be around 2 million insect species waiting to be discovered and named in Amazon. In Amazon 2 million. ओके, उसके बाद आ जाते हैं कि भाई ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है, ट्रॉपिक्स में ऐसा क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. रीज़न, तो रीज़न ऐसे बहुत सारे हैं. नंबर 1, स्पीसिएशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अनलाइक टेम्परेट रीजन्स subject to frequent glaciations. What is glaciations? Glacier formation, right? Technically not glacier formation but temperature fluctuations आप बोल सकते हैं, drastic temperature fluctuations. ठीक है. Tropical latitudes have remained undisturbed for millions of years. Contrary to popular belief, अपने को ऐसा लगता है यार इंडिया में ही सबसे ज़्यादा अपने को ग्लोबल वार्मिंग और टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज ये झेलना पड़ रहा है. अपन मेजॉरिटी, अपना जो देश है वो मेजॉरिटी ट्रॉपिकल एरिया में कवर आ जाता है पार्ट जो है हमारा. तो हमारा तो मोर और लेस गर्म रहा ही है हमेशा से. समर में भी गर्मी लगती है, बारिश में भी आपको ह्यूमिडिटी गर्मी लगती है, ठंड में भी बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती अनलेस वी काउंट लाइक हिमालय, अपना नॉर्थ जो है वो ठीक है अलग बात है. बट मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्रीज फॉल्स इन ट्रॉपिकल एरिया. हमारे यहाँ पर मोर और लेस अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रहा है और सारे ट्रॉपिक्स में, सारे ट्रॉपिकल एरियाज में मोर और लेस अनडिस्टर्ब्ड एनवायरनमेंट रहा है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और जहाँ पे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई, जहाँ पे एनवायरनमेंट से ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट हुए, वहाँ पर ज़्यादा स्पीशीज़ को डेवलप होने का मौका मिला. जो टेम्परेट रीजन्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर्स जो है वो थोड़े लोअर साइड पे हैं कंपेरेटिवली, और वहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस भी हैं कि भाई पानी जम जाता है, कभी पिघल जाता है, ज़्यादा प्लांट ग्रोथ नहीं होती बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर प्रॉब्लम. सो इसी की वजह से, बिकॉज अगर प्लांट ग्रोथ नहीं हुई, अगर पानी जम जा रहा है या ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट, ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है क्लाइमेट में, जिसकी वजह से ज़्यादा स्पीसिएशन यानी कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ स्पीशीज नहीं हो पा रहा है. ठीक है. दूसरा फंडा है कि भाई ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स में आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल. जैसा मैंने कहा ना, हम भले बोलते हैं कि हमारे पास सीजन है, बट आपने वो मीम्स और जोक्स तो सुने होंगे कि इंडिया में क्या है, सीजन बोलने के लिए नाम क्या है, ठंडी, गर्मी और बारिश. हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी, थोड़ी कम गर्मी और उससे थोड़ी गर्मी, ऐसा ही है. तो यहाँ पर वो फंडा है. अच्छा, तीसरा मोर सोलर एनर्जीज अवेलेबल इन ट्रॉपिक. जिससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इन जनरल, अगर हमारी प्रोडक्टिविटी की बात नहीं हो रही, नेचर की प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, जो ज़्यादा हो जाती है. ठीक है ना. अभी हम लोग ग्रॉस एंड इसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे. ठीक है. तो पहला हमारा फंडा जो था वो था लैटिट्यूडनल वेरिएशन. ध्यान से देख लेना, लैटिट्यूडनल वेरिएशन. उसमें अमेजॉन फॉरेस्ट के बारे में डिटेल्स, डिफरेंट ट्रॉपिक्स और टेम्परेट एरियाज की कंपैरिजन, और कुछ नंबर्स दिए हुए कि अमेजॉन फॉरेस्ट में ये इतने स्पीशीज मिलते हैं. ये पार्ट इसमें से याद करना है. सेकेंड जो है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट के बाद आता है स्पीशीज टू एरिया रिलेशनशिप. Species to area relationship. Now here comes a graph which bio students hate because it's mathematics, but it's not a difficult graph. सिंपल सा देख लो, बहुत easy है. Species area relationship का graph है. If you take the log, it becomes linear obviously. But अगर आप देखो species richness here on the y-axis and area here, okay, the actual graph is a curve बच्चों. Actual graph is a curve. ठीक है. इस तरह से. एंड इफ यू प्लॉट द लॉग ऑफ दोज थिंग, obviously then it represents a straight line because the equation becomes equal to y is equal to mx plus c. ठीक है ना. where c is obviously log c. हाँ, यहाँ पे आपका ये सेट log a मतलब mx प्लस इस तरह से. तो यहाँ पर ये देखना है आपको कि ये जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ही वॉज द एक्सप्लोरर. जैसे हमारे पास चार्ल्स डार्विन थे, उन्होंने एक्सप्लोर किया, जाकर डार्विन्स फिंचेस को स्टडी किया वगैरह. वैसे ही वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ दिस होल आइडिया ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन वॉज अलेक्जेंडर ए.वी. हम्बोल्ट, फेमस गाय. ही वॉज a German naturalist who went to South American forest areas and studied their species extensively. He observed, or he noted down a very important observation. He said that
स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। मतलब क्या कि भाई जैसे जैसे एरिया आप ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो आपके नंबर ऑफ स्पीशीज आपको ज़्यादा मिलते जाएंगे, बट अप टू अ सर्टन पॉइंट वेयर दिस होल ग्रोथ कर्व स्टैग्नेट्स एंड बिकम्स अ प्लेटो। ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है और फिर ये प्लेटो गया। अब क्या, अब जितना भी एरिया और ढूंढ लो नए स्पीशीज नहीं मिल सकते। दैट वाज हिज आइडिया, नए स्पीशीज ज़्यादा नहीं मिल सकते, आप उसके बाद एरिया आगे आप जितना ढूंढना है ढूंढो। कहने का उनका मतलब क्या था? He said that the graph becomes a rectangular hyperbola, and on the logarithmic scale the relationship is a straight line described by the equation log s is log c plus z log a, where जैसा मैंने आपको ये कहा बच्चों, इसको y is equal to mx plus c स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से आप कंपेयर करो तो आपका जो y है वो log s बन गया, स्लोप जो है ना m वो बन गया आपका z, x जो है वो बन गया log a और c की जगह आ गया log c। सिंपल है, देख लो। तो वहीं पे जो यहाँ पे मैंने इक्वेशन में लिख के दिया है वही उन्होंने नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है, वेयर s इज स्पीशीज रिचनेस मतलब उसका log, a इज एरिया मतलब a का log, z यानी कि स्लोप, ऑब्वियसली m क्या है यहाँ पे स्लोप होता है and c is the y intercept और log c in this case is y intercept। most important is जो slope of the line है उसको वो regression coefficient कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? regression coefficient मतलब कितना घटते जाएगा नंबर ऑफ स्पीशीज जो बढ़ रही थी ना, जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे थे, जैसे जैसे एरिया ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे थे नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रही थी। आप बोलोगे ठीक है, स्पीशीज यानी कि प्रजाति जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आप सबको पता है। तो the number of species were increasing with respect to the surface area that you explored, है ना? But after a certain point, after reaching a certain point, that constant value or that relation goes on slowing down. उतना रैपिड इंक्रीज नहीं दिखता। अगर सीधा ऐसे जा रहा है तो रैपिड इंक्रीज है, फिर स्टैग्नेट हो गया, स्लो डाउन हो गया और फिर कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। ग्रोथ नेगेटिव में नहीं जाएगा बट स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो z जो है स्लोप ऑफ द लाइन है, इसको वो रिग्रेशन, रिग्रेशन मतलब पीछे आना, प्रोग्रेशन मतलब आगे जाना, रिग्रेस मतलब पीछे आना। तो स्लो डाउन हो रहा है ना, जैसे आप एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन करते हो उल्टा फिजिक्स में, वैसे यहाँ पर है। तो इसलिए इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना। They said the value of z lies between the value of the z, the slope lies between the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomic group. So whether it is plants in Britain or birds in California or mollusks in New York, the slopes of the regression line are similar. मतलब उन्होंने ये सेम टू सेम लाइन अलग अलग एरिया में जाके प्लॉट की और उनको ये सिमिलर वैल्यूज 0.1 और 0.2 के बीच की वैल्यूज हर एरिया के लिए मिली। But there's a catch here. But there's a catch. He said, if you analyze very large areas like entire continents, you'll find that the slope is much steeper. यानी z की वैल्यू बढ़ जाती है, 0.6 to 1.2 हो जाती है। मतलब कि जब आप एरिया को बढ़ाते हो for very large areas like entire continents, पूरे पूरे कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, z की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है। कितनी, कौन से रेंज में आ जाती है? 0.6 to 1.2 के रेंज में आ जाती है। एग्जाम्पल, फॉर फ्रूगिवोरस दैट इज फ्रूट ईटिंग बर्ड्स एंड मैमल्स in the tropical forests of different constituents, the slope is found to be 1.15. For fruit consuming birds and mammals in tropical forests, the slope is 1.15. यानी कि जितना आप एरिया एक्सप्लोर करोगे उतना ज़्यादा आपको स्टीप मतलब स्टीप ऐसा रहेगा, स्टीप लाइन ऐसी रहेगी ना बस, सीधी चढ़ान रहेगी ना लाइन में। अगर मैं कर्व की बात करता तो मैं ऐसे बनाता, राइट? या मैं कर्व को प्लेटो दे देता ऐसे इधर जाके इस तरह से। बट यहाँ पर वो स्टीप लाइन की बात कर रहे हैं। जेड जितना हाई, लाइन उतनी शार्प। जैसे कि अगर ये लाइन है तो इसमें जेड कम है, ये लाइन है तो इसमें जेड बहुत ज़्यादा है, शार्प लाइन सीधी ऊपर जाती है वर्टिकली। तो यहाँ पर वो बोल रहा है भाई फ्रूट ईटिंग बर्ड्स और मैमल्स के लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में
जो ये लाइन है वो काफ़ी शार्प होती है। और इसका स्लोप का मतलब यहाँ पे वो बोल रहा है, स्लोप का मतलब क्या, देखो पूछ रहा है आपसे, वही व्हाट डू मीन बाय द स्टीपर स्लोप। व्हाट इट मीन्स इज दैट as you explore more and more area, the amount of species or the number of species that you will find is also going to increase. Okay, importance of species, of course इसमें क्या सीख रहे हैं, importance बहुत सारा importance है भाई, ठीक है, बट इसका definitive answer क्या है। Again, if somebody comes and asks you what is the important, अगर सलमान खान ने एक ब्लैक बक मार दिया तो क्यों इतना बवाल हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर किसी ने आगे पूछ लिया why to conserve these many species, क्या ज़रूरत है, तो आपके पास कोई कॉन्क्रीट जवाब है, आप क्या बोलते हैं, नहीं यू शुड कंजर्व, वाई, स्पेसिफिक आंसर पता होना चाहिए आपको, जो इस चैप्टर में अभी आगे अपने को मिलेगा, ध्यान देना। तो अगली बार आपको कोई अगर पूछे कि भाई ऐसा है कि XYZ पर्सन ने जाके टाइगर मार दिया एक, ठीक है ना, 1411 टाइगर है इंडिया में, ऐसा बोलते थे, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए पॉपुलेशन, बट एक आध मार दिया तो क्या हो गया। अगर ऐसा कोई स्टूपिड सवाल आपसे करता है तो आपके पास कॉन्क्रीट रीजन्स होने चाहिए उसको समझाने के लिए, और यहाँ पर हम वो कॉन्क्रीट रीजन्स पढ़ते हैं। चलो, तो अगर हम देखें स्टेबल कम्युनिटी हमको बनानी है, किसकी, हमारी नहीं, पूरे इकोसिस्टम में हर चीज़ की, जानवरों की भी, हमारी भी, हम भी सोशल एनिमल है, हर एक की हमें स्टेबल कम्युनिटी बनानी है। कैसे बनाई जाएगी, जो रेजिस्ट कर सके डिस्टर्बेंसेस को, छोटे मोटे डिस्टर्बेंस को जो रेजिस्ट कर सके या इन्वेजन्स को रेजिस्ट कर सके, उसको हम स्टेबल कम्युनिटी कहेंगे। पर डेविड टिलमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स, एंड ही फाउंड आउट सर्टन इंटरेस्टिंग थिंग्स। ही फाउंड दैट द प्लॉट्स विद मोर स्पीशीज शोड लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन। बोलोगे ये कैसा लॉजिक है, स्पीशीज ज़्यादा है बोल रहे हो, फिर भी वेरिएशन कम है ऐसा बोल रहे हो। तो फंडा ये है भाई, एक प्लॉट है उसमें x नंबर ऑफ स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर वो x नंबर बहुत हाई है ना तो वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे। एक एग्जांपल ले लो, आपके पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें 10 अलग अलग वैरायटी ऑफ डियर है, ठीक है, और दूसरी एक 100 एकड़ ज़मीन है, उसमें सिर्फ 2 वैरायटी ऑफ डियर है। तो ऐसा एक मिसकंसेप्शन बच्चों को होता है कि अच्छा जहाँ पे सर 10 वैरायटी है ना, वहाँ पे आपस में कंपटीशन और स्ट्रगल ज़्यादा होगा, और जहाँ पे 2 वैरायटी है ना, वहाँ पर जो ज़्यादा फले फूलेंगे, एक दूसरे को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बट द रियलिटी इज़, अगर हम देखें कि जो 10 अलग अलग स्पीशीज़ जहाँ पर ऑलरेडी पहले ज़्यादा प्रेजेंट थे, ठीक है, तो ऑलरेडी 10 हैं तो वेरिएशन ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा लगता है आपको, नहीं है, वहाँ पर वो 10 के 10 मेंटेन रहेंगे। तो यहाँ पर 2 के फिर हो सकता है एक उसमें से कम हो जाए, जिसकी पॉपुलेशन डायरेक्टली ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। जहाँ पर ऑलरेडी कम स्पीशीज़ थे वहाँ पर आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलेगा आगे जाके, क्योंकि अजीब घटनाएं होंगी जिससे वो अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे वो स्पीशीज़। तो जितने ज़्यादा स्पीशीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एक गिवन एरिया में, गिवन प्लॉट में, उतना अच्छा लैक ऑफ वेरिएशन और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ये आइडिया किसने दिया था, ये डेविड टिलमैन ने ये आइडिया दिया था, एंड हिज एक्सपेरिमेंट्स एक्चुअली प्रूव दैट। अनदर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट इज दी forest that you see on television and in movies and all in Africa. We know Africa as a continent has huge amount of species diversity, but still their whole forest area, you know, their grassland and everything are self-sustaining. वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। अगर चीता ज़्यादा हो गए तो डियर बहुत है, खाने के लिए इनफ है, डियर बहुत ज़्यादा है तो कार्निवोर्स भी उतने बनेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो लेस वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ पे वही वो बता रहा है भाई कि अगर ज़्यादा स्पीशीज़ हैं तो लेस ईयर ऑन ईयर वेरिएशन मिलेगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई। मैंने क्या कहा, थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है समझने में कि भाई स्पीशीज़ ज़्यादा तो वेरिएशन एक्चुअली देखा जाए तो कम, क्योंकि मतलब पहले से ही इतना वेरिएशन है, पहले से ही इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ प्रेजेंट है कि आगे जाकर वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं दिखता। इन टोटल बायोमास मतलब कि नंबर ऑफ स्पीशीज़ जो है अगर वो फ्लक्चुएट हो भी गई, एक स्पीशीज़ कम हो गई दूसरी बढ़ेगी, ओवरऑल बायोमास सेम रहेगा। अब आप पूछोगे सर बायोमास क्या होता है, आएंगे उस पर, ठीक है। उसके बाद अगेन फालतू है, ज़्यादा कुछ ना इम्पोर्टेंट नहीं है।
नेक्स्ट पैराग्राफ, देर आर नो डायरेक्ट आंसर्स टू सच क्वेश्चंस. नाइव का मतलब आप समझते हो, स्टूपिड क्वेश्चन. बट देर इज एन एनालॉजी और एनालॉजी. एनालॉजी मतलब सिमिलैरिटी. अगर आपको एक सिचुएशन, दो सिचुएशन को कंपेयर करो तो उसको एनालॉगस या एनालॉजी कहते हैं. पॉल अर्लिक. पॉल अर्लिक नाम सुना सुना लग रहा होगा बहुत लोगों को. पॉल अर्लिक का नाम सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा. मैंने पिछले एक लेक्चर में, वीडियो में इसका नाम लिया है. बताना मुझे, चलो, है ना, रिप्लाई करके, मैसेज करके, कमेंट करके बता देना कि कहाँ नाम लिया था इनका, भाई साहब, महान भाई साहब का. He was one of the ecologists and he gave us the river popper hypothesis. ठीक है, क्या है ज़रा देखते हैं. He said in an airplane ecosystem, all parts are joined together using thousands of, not river, sorry, rivet popper hypothesis. He said the airplane parts are joined together using thousands of rivets. Now, for those of you who don't understand what rivets is, in simple words, रिवेट का मतलब होता है नट्स या बोल्ट्स, या एकदम आसान भाषा में स्क्रू. तो एक हवाई जहाज के सारे पुर्जे एक दूसरे से नट या बोल्ट या स्क्रू से जुड़े हुए, ऐसा फंड है. अब उसने बोला भाई, इफ एवरी पैसेंजर ट्रैवलिंग इन इट स्टार्ट्स पॉपिंग अ रिवेट टू टेक होम, है ना, जो इंडिया में, तो ये तो हम लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है. ये बाकी बाहर के देशों को समझ में आए कि नहीं आए पता नहीं. रिवेट पॉपर हमें समझ में आना चाहिए. क्यों? ये हम करते हैं, ये इंडियंस बहुत करते हैं. क्या मेरे अकेले के कचरा डालने से क्या हो जाएगा? ठीक है, इतना बड़ा लैंड है, मैंने एक पैकेट डाल दिया, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये फंडा, उसने बहुत प्यारा सा फंडा समझा कि तुम्हारे जैसे 100 बेवकूफ़ अगर प्लेन में बैठे और बोले यार मैं प्लेन का एक स्क्रू निकाल के लेके जाता हूँ एक मेमोरी के लिए कि वाह वाह मैं प्लेन में बैठा था, और ऐसे 100 गधे जाके एक एक स्क्रू निकाल लिए, तो प्लेन तो क्रैश हो जाएगा ना. क्योंकि तुम्हें लगता है तो तुमने एक ही स्क्रू निकाला, बट तुम्हारे जैसे और बेवकूफ़ बैठे तो ये कर रहे हैं ना. तो उन्होंने ये बोला भाई, रिवेट पॉपर उन लोगों को बोलते हैं जो मतलब कि दे जस्ट लाइक रिमूव थिंग्स एंड टेक. तो इंडिया में इसलिए मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ वो ट्रेन चलाई थी बीच में अभी, जिसमें ईयरफोन दिए थे लोगों को, स्क्रीन दी थी, वो स्क्रीन उखाड़ के लेके चले जाते हैं, ईयरफोन उठा के लेके चले जाते हैं, है ना. आप में से बहुत लोगों ने किया होगा, हमने भी शायद बचपन में किया, याद नहीं, कि ट्रेन में एसी में गए पहली बार, महंगी टिकट खरीदी, उन्होंने ब्लैंकेट दिया ओढ़ने को, ब्लैंकेट बैग में डाला, लेके आ गए. होटल में जाके रहने गए तो शैम्पू उठा के बैग में डाला, लेके आ गए. जो फ्री मिला, जो ऐसा लगा कि जो कोई पूछने वाला नहीं, उठा लिया. तो यहाँ पर भी वही फंडा है कि भाई अगर हम सब लोग ऐसे एक एक करके एक स्पीशीज़ को अब्यूज़ करेंगे कि ठीक है ना, मतलब मैंने मार दिया एक ब्लैक बक, है ना, हमारे नाम नहीं लूँगा बट फेमस सुपरस्टार है, एक ब्लैक बक मार दिया, तो क्या फ़र्क पड़ गया? नहीं भाई, अगर ऐसे ही सब लोग सोचेंगे तो ये रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस जो वो सच हो जाएगा. तो ऐसा नहीं करना है ना. उन्होंने बोला कि अगर हम सब लोग एक एक स्पीशीज ऐसे ही ख़त्म करते रहेंगे तो कैसे चलेगा. दैट इज़ हाउ ही गेव अस द एग्जाम्पल. सो ही सेड as more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak. सेम वे, कौन सा रिवेट निकाला वो भी तो क्रिटिकल है. विंग वाला निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना. अगर अंदर की सीट का तुमने एक स्क्रू निकाल दिया तो चलेगा, बट समझो तुमने उसकी ब्रेक्स का कुछ निकाल दिया या कुछ उसके विंग्स का निकाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना. तो खैर स्पीशीज़ में भी वैसा होता है कि कौन सी स्पीशीज़, अगर आज समझो तुमने ऐसा एक दिन बोला कि ठीक है कॉकरोच की एक स्पीशीज़ पूरी ख़त्म हो जानी चाहिए, तो शायद इतना प्रॉब्लम ना है. बट अगर आप बोलो कि अच्छा बर्ड्स की या हनी बीज की स्पीशीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए जो पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है ना. तो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन विच स्पीशीज़ इज़ बीइंग हार्म्ड. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ आवर स्टूपिडिटी. आई कीप सेइंग दिस अगेन एंड अगेन एंड आई एम वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद दिस. ठीक है, आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु विल स्टॉप यू ऑन द रोड एंड टेल यू ए चल कचरा फेंका है, वापस उठा, जेब में रख, घर पे जा कचरे के डब्बे में डाल. ठीक है, एंड आई होप ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, और जो मेरे बच्चे हैं जो मुझसे सीखते हैं, एटलीस्ट वो बायोलॉजी सीखे डेफिनेटली, केमिस्ट्री सीखे डेफिनेटली, बट यू लर्न दीज थिंग्स प्लीज़, ओके, ऑफ फॉलोइंग द लॉ एंड डूइंग योर बिट.
खैर अगेन इनफ लेक्चर, आई गेट इमोशनल अबाउट दिस थिंग्स, सॉरी प्लीज पार्डन. ओके चल. सो यू हैव बायोलॉजिकल जो वेल्थ है हमारी वो डिप्लीट हो रही है वगैरह वगैरह, ऑल दोस बेसिक थिंग्स आर गिवन. Extinction of more than 2,000 species of native birds in Pacific Islands have been recorded. There is a book called the IUCN Red List, or there is a book, or they used to call it the Red Book also. Some people call it the Red Book, some call it the Red List. They said 784 species. The most popular one that you may have heard of is the dodo. 784 species, that is 338 vertebrates, 359 invertebrates, 87 plants have gone extinct in the last 500 years. The classic examples again from this chapter, अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ये जो पूरा सेक्शन अब जो हम लोग देखने वाले हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो सेक्शन है बच्चों. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें से आएंगे. ठीक है, देखो, डोडो फ्रॉम मॉरिशस, द क्वागा फ्रॉम अफ्रीका, थाइलासीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, द स्टेलर सी काउ फ्रॉम रशिया, एंड 3 species of tiger, the Bali, the Javan and the Caspian tiger. In the last 20 years, 27 species have gone extinct. डोडो तो आपको पता ही है, मॉरिशस वाला. अच्छा, अगेन अ मिथ इज दैट डोडो वेंट एक्सटिंक्ट रिसेंटली. नो, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम पहले. ठीक है, एक आइलैंड पे एक इनफैक्ट एक ग्रुप ऑफ एक्सप्लोरर्स था जिन गधों ने दुनिया का लास्ट डोडो मार के खा लिया. ठीक है, ये भी एक फन फैक्ट आपको मैं बता रहा हूँ. एम्फीबियंस, ना ये आपको वो जो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग वाला आता है ना, उसमें ऐसा है, एम्फीबियंस आर मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन. ये बहुत टिपिकल टाइप का एक स्टेटमेंट है. तो आपको पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, और इसमें ये काफ़ी बार ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है डेफिनेटली, कि भाई एम्फीबियंस जो है वो वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन ज़्यादा. ऑब्वियसली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं. ठीक है, ऐसा जनरली पाया जाता है. नोबडी नोज द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, यस, बट जनरली ऐसा पाया जाता है. ओके, सो 15,500 species are on the verge, are facing the threat of extinction. 12% of all bird species, 23% of mammal species, 32% of amphibian and 31% of gymnosperm species are facing the threat of extinction. Lots of numbers in this chapter, I know. I am marking each and every number for you so that you are able to read it, mark it and remember. Okay? Now, from a study of history of life on earth, वी हैव नोन दैट हम लोग जिस फेज से अभी गुजर रहे हैं ना, ये जो ग्लोबल वार्मिंग और वगैरह वगैरह से जो बात हो रही है कि भाई अर्थ, पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, अर्थ इज़ गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट, द अर्थ इज़ गोइंग टू जस्ट ब्लो अप वन फाइन डे, है ना, दैट्स द आइडिया दैट पीपल आर गिविंग इट. दिस हैज हैपेंड बिफोर, दिस हैज हैपेंड बिफोर. एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट्स, इसको हम लोग कहते हैं. क्या कहते हैं? मास, बायोलॉजी में इसको मास एक्सटिंक्शन और ग्लोबल एक्सटिंक्शन लेवल इवेंट. अच्छा, इट डज नॉट लिटरली मीन कि पूरी की पूरी दुनिया का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. इट अफेक्ट्स अ बल्क मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, दैट्स द आइडिया. हम खुद, हमारी कंट्री बल्क मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में आती है. ठीक है, तो ऐसा 5 एपिसोड ऑलरेडी हो चुका है मास एक्सटिंक्शन का. अब ये 6th वाला जो है, ये क्यों इतना क्रिटिकल है? पब्लिक क्या पूछेगी, जब ये 5 बार हो चुका है पहले और फिर भी अर्थ चल रहा है, तो 6ठी बार भी हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? अब समझो क्या फ़र्क है. द डिफरेंस इज इन द रेट्स. पहले जो हुआ बहुत स्लो हुआ. द करेंट स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट्स आर 100 to 1000 टाइम फास्टर देन इन द प्री ह्यूमन टाइम्स. मतलब ह्यूमन बींग्स आर द प्रॉब्लम, वी आर द प्रॉब्लम. हमारी वजह से ह्यूमंस के आने के बाद दूसरे जानवरों के, दूसरे स्पीशीज़ के एक्सटिंक्शन के रेट्स 100 से 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गए. Half of all the species will be wiped out in the next 100 years. This sounds like an exaggeration, a hyperbole, an overstatement, but if we don't curb the problems right now, this is a possibility.
कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हुआ भाई? तो देर आर 4 मेजर कॉजेज, वी कॉल देम द इविल क्वाड्रेंट, है ना। अच्छा, इसमें थोड़े से हाई फंडू इंग्लिश वर्ड, ये चैप्टर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है एनसीईआरटी के लिए जिसने ये चैप्टर लिखा वो कोई फ्रस्ट्रेटेड लिटरेचर राइटर होगा जिसको बायोलॉजी का चैप्टर लिखने के लिए दे दिया। तो उसने बोला ठीक है मैं हाई फंडू चीज़ें लिख डालूंगा इसमें, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, सोब्रिके, है ना, इविल क्वार्टेट, ये सब लिटरेचर के शब्द हैं जो उन्होंने यहाँ पर यूज़ कर लिए। समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बेसिक इंग्लिश। उन्होंने बोला इविल क्वार्टेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चांडाल चौकड़ी, लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। इविल मतलब ऑब्वियसली खराब, है ना। क्वार्टेट इज 4। सोब्रिके इज बेसिकली एन एडजेक्टिव, जिसको आप लोग एपिथेट भी कहते हो, एक खास नाम दिया जाता है ना जिसको, उसको कहते हैं। क्या है 4 रीज़न, उसके ऊपर ज़रा फोकस करते हैं, टाइम पास नहीं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट क्या होता है? एक जानवर का हैबिटेट, हर जानवर का एक हैबिटेट होता है। जैसे भाई मछली पानी में रहेगी तो वो पानी में भी कौन सा स्पेसिफिक ना, वो फ्रेश वाटर में रहना पसंद कर रही है कि भाई मरीन यानी कि सॉल्ट वाटर में रहना पसंद है, वगैरह वगैरह। वो हैबिटेट होता है हर जानवर का। अगर आप उसको उस हैबिटेट से निकालोगे तो उससे तो प्रॉब्लम होगी, सीधी बात है। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, हाँ बाय द वे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। तो अगेन ये अगर आपको एमसीक्यू में पूछ ले भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ 4 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, द फर्स्ट वन, दैट इज हैबिटेट एंड फ्रेगमेंटेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना प्लीज़। एनसीईआरटी लेके बैठना, मैं जो मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ मार्क करना, जो मैं यहाँ पे बाजू में पॉइंट्स लिख रहा हूँ लिखना, और जो बता रहा हूँ वो सीधा सीधा लर्न करना, तभी ये चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे, नहीं तो ये ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, एक टाइम पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट 14% ऑफ द अर्थ कवर लैंड एरिया को कवर करते थे, अब लेस देन 6% कवर करते हैं, ठीक है, अराउंड 6% कवर करते हैं, ठीक है। बाय द टाइम यू फिनिश रीडिंग दिस चैप्टर, दिस इज अगेन अ वेरी random statement, by the time you finish reading this chapter 1000 hectares of rainforest will be lost. Amazon rainforest is called the lungs of the planet, we know this, we've discussed this before also, it is called the lungs of the planet, सबको पता ही है। This is being cut for cultivating soya beans or for conversion into grassland, जो थोड़ी देर पहले ना meadows मैंने बताया था, estuaries, meadows ऐसा बताया। meadows मतलब घास की जो एरिया जो है जहाँ पे ग्रेजिंग करवाई जाती है एनिमल्स की, फॉर रेजिंग बीफ कैटल ऑफ कोर्स। व्हेन लार्ज हैबिटेट्स आर ब्रोकन अप इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स, मैमल एंड बर्ड दैट रिक्वायर लार्ज टेरिटरीज आर बैडली अफेक्टेड। देखो यार, आप एक शेर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो अच्छा भाई, जैसे हम रहते हैं ना 4x4 10x10 फुट के कमरे में हम रह लेते हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हम अडेप्ट कर लेंगे। आप शेर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इधर को इतना बड़ा फॉरेस्ट क्यों चाहिए, 100 स्क्वायर फुट का ये ले चल जगह ले, यहीं पे रहे, ऐसा नहीं होता। देयर आर एनिमल्स दैट रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस। तो व्हाट दीज इडियट्स आर डूइंग इज दे आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, एंड द आर्ग्यूमेंट दैट दे गिव इज हमने पूरा जंगल थोड़ी काटा है, हमने तो 10% काटा। बट द प्रॉब्लम इज आपने उस 10% को काट के फ्रैगमेंट कर दिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए लैंड के, और फ्रैगमेंटेशन की वजह से ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा अफेक्ट होता है of to the animals that require larger territories, ठीक है। तो उसका पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन हो जाता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमन का नीड टर्न्स टू ग्रीड, तो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि स्टेलर सी का और पैसेंजर पिजन, ये लास्ट 500 में हुए, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ये सारे हम लोगों ने अब देख लिए पॉइंट्स, ये रेपिटेशन है, ठीक है ना, ये काफ़ी रेपिटेशन है। स्टेलर सी का और पैसेंजर पिजन तो पता ही है ना, चिट्ठी वो क्या बोलते हैं वो, कौन सा मैंने प्यार किया, आई थिंक मूवी थी, कबूतर चिट्ठी लेके जाता है ऑल दैट, ठीक है, वैसे, ठीक है। सो दोज वर मैसेंजर पिजन्स, होमिंग पिजन्स भी बोलते थे, वो अलग, थोड़ी अलग वैरायटी होती है। सो वैसे ही उन सबको हम लोगों ने ओवर अब्यूज़ किया। आजकल आप देखते हो बहुत कॉमनली यार हॉर्सेज, डोंकीज, खच्चर वगैरह जो है ना, जिनसे सामान उठवाया जाता है, वो भी काफ़ी बार ओवर अब्यूज़ किए जाते हैं ऐसे एनिमल्स। उसके बाद है एलियन स्पीशीज इन्वेजन, इसके ऊपर भी नीट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पूरे पैराग्राफ से बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, ध्यान से एक बार देख लेना। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नाइल पर्च, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका। पहले एलियन स्पीशीज़ की बात कर लेते हैं, क्या होती है।
तो ये एलियन स्पीशीज़ जो है ये बाहर से लाई गई अनइंटेंशनली या डेलिबरेटली, या तो जानबूझ के या अनजाने में, गलती से या अनजाने में या जानबूझ के ले आई गई और एक जगह पे नई जगह पे इंट्रोड्यूस कर दी। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कंगारू होते हैं, कैंगरू होते हैं, आपको पता है, ठीक है। सपोज दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ कैंगरूज एंड देन बिकॉज इन इंडिया कैंगरूज आर नॉट फाउंड इंडिजिनसली, मतलब हमारे यहाँ लोकली नहीं मिलते थैंकफुली, बट सपोज वहाँ से उठा के वन फाइंड बोला नहीं, अब क्या करेंगे हम लोग 1 लाख कंगारू ला के इंडिया में छोड़ देंगे, लेट देम ब्रीड, लेट देम ग्रो। ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं कैंगरूज उनको ओवरटेक कर लें और उनकी स्पीशीज़ डिक्लाइन हो जाए, कैंगरूज की बढ़ जाए। तो वो एलियन स्पीशीज़ थे हमारे लिए जो आकर यहाँ की पॉपुलेशन के ऊपर हावी हो गए, ऐसा हो सकता है। तो वैसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे नाइल पर्च विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका, इट लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक 200 स्पीशीज of cichlid. Now they call it the cichlid or the cichlid fish in the lake. There were more than 200 species which were ecologically unique, and Nile perch के आने की वजह से वो सारी species of fish जो है वो extinct हो गए, ठीक है। उसके बाद वाटर हाइसिंथ इकॉर्निया के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोगों को पिछले चैप्टर में, नहीं देखा वीडियो तो वो जाके देख लेना। और थे ऐसे जैसे कि वीड स्पीशीज थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैरेट ग्रास विच इज़ कॉल्ड पार्थीनियम, लेंटाना एंड इकॉर्निया ऑब्वियसली। दीज वर द वंस दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ मास डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर है अफ्रीकन कैटफिश दैट इज क्लैरियस गैरिएपिनस और गैरिपिनस, क्लैरियस गैरिपिनस फॉर एक्वाकल्चर, मतलब ये ऑर्नामेंटल या एक्वाकल्चर के लिए यूज़ ये की गई थी। ये इंडिजीनस कैटफिश को हमारे यहाँ पे प्रेजेंट इंडिजीनस मतलब लोकली जो पाई जाती है उसको इंडिजीनस कहते हैं। उन इंडिजीनस फिश की पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर रहा है, कौन सा, अफ्रीकन कैटफिश, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, वो थोड़ा कंपटीशन कर रहा है या वो ज़्यादा अग्रेसिव है, जिसकी वजह से वो इनके साथ compete करके इनकी पॉपुलेशन को डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। को एक्सटिंक्शंस बहुत क्लासिक है, तो समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी से कि भाई अगर तुम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो, जिस दिन प्लांट खत्म हुए तुम भी खत्म हो जाओगे, तो एक साथ एक नहीं 2 स्पीशीज़ खत्म होगी, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर है, व्हेन अ स्पीशीज बिकम्स एक्सटिंक्ट द प्लांट और एनिमल एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी मतलब कि जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है कम्प्लीटली, वो भी तो चला जाएगा, वो भी तो ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बोलता हूँ भाई मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, और सारे प्लांट एक दिन वन फाइंड सारे प्लांट गायब, तो मैं भी गायब, क्योंकि मैं खाऊंगा क्या, मैं क्या, सारे एनिमल गायब, क्योंकि वो क्या खाएंगे, ठीक है। तो ऐसी बात है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ होल स्पीशीज ऑफ फिश बिकम्स एक्सटिंक्ट द पैरासाइट्स दैट वर डिपेंडेंट ऑन इट ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। ऐसा और एक अच्छा एग्जाम्पल है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के लिए हम लोग बायोलॉजी में क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा बच्चों, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सिम्बायोसिस, है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, राइट। Why should we conserve the biodiversity? You should, of course. The narrow utilitarian arguments for conserving biodiversity are obvious. Narrow utilitarian मतलब हमारा ही काम, हमारा ही फ़ायदा है ना, हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके क्या कर लेंगे भाई, हमारा ही फ़ायदा है। जैसे कि हम नेचर से क्या क्या बेनिफिट्स लेते हैं, हम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टैनिन, लुब्रिकेंट्स, डाइज, बहुत कुछ लेते हैं, ड्रग्स बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं। तो ऑब्वियस है ना कि अगेन वेरी पॉपुलर मीम ऑन सोशल मीडिया दैट यू विल सी इज save the earth, it's where I keep all my stuff, which is true. Where do you keep all your stuff? On the earth. And if you're not going to contribute towards saving the biodiverse nature of our species, then it's going to become a problem for you only, right? And again, I know many of you may think of it in this way, अरे ठीक है ना, हम तो 500 साल में मर जाएंगे, कल थोड़ी पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, 500 साल और है, आप नहीं तो आपकी 4 पीढ़ी बाद सफ़र तो ज़रूर करेगी,
ठीक है। और 4 पीढ़ी के बाद में आके ये ज़रूर बोलेंगे कि हमारे दादा परदादा कैसे इडियट थे, शायद उन्होंने ढंग से बिहेव किया होता तो आज हम लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होती, राइट। तो हमें वैसा इडियट नहीं बनना है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज़ है, देर आर इंक्रीजिंग रिसोर्सेज दैट आर पुट इन टू बायो प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। प्रोस्पेक्टिव यानी कि जो हो सकता है, जिसकी होने की संभावना है, उसको प्रोस्पेक्ट कहते हैं ना, ठीक है। जैसे आप लोगों के डॉक्टर बनने की प्रोस्पेक्ट्स अभी ब्राइट हैं, आप पढ़ोगे तो बन सकते हो, वैसे यहाँ पे बायो प्रोस्पेक्टिंग इज़ द होल सिस्टम और प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये भी हमें बेनिफिट देता है अगर हम लोग अच्छी तरह से इस पूरे एक्सप्लोरेशन को कंप्लीट करेंगे। द ब्रॉड आर्ग्यूमेंट इज, नैरो तो ये था कि भाई हमारा पर्सनल फायदा है, ब्रॉड आर्ग्यूमेंट क्या है, जो बिगर पिक्चर है वो क्या है, वो बोलता है भाई बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि अगेन अमेजॉन रेन फॉरेस्ट जो है वो 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन बनाता है इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्टली आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम फ्रॉम योर एनसीईआरटी, 20%। उसके अलावा पॉलिनेशन है कि नहीं, तो अगर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है या ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, तो ये तो ज़रूरी है पॉलिनेशन, ठीक है। अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे। देयर आर अदर इनटैंजिबल बेनिफिट्स। इनटैंजिबल मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसका एक वैल्यू या एक प्राइस, यू कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग ऑन थिंग्स, वो इनटैंजिबल है। जैसे आप आईफोन खरीद के लाओ तो फ़ोन की प्राइस तो टेंजिबल है ना, 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, जो भी अभी आता है आजकल, पता नहीं, मैं तो गरीब आदमी एंड्रॉयड यूज़ कर, पर जो उसको लेने के बाद आपको जो खुशी मिली उसके ऊपर प्राइस नहीं लगा सकते ना, वो इनटैंजिबल है। वैसे ही यहाँ पर इनटैंजिबल चीज़ है प्लांट। हाँ, मेरे को प्लांट में से 4 किलो लकड़ी, इस ये छोटे प्लांट को काट के मेरे को 4 किलो लकड़ी मिली, मैंने 400 रुपये में बेच दी, तो वो टेंजिबल है। बट जब मेरे को बहुत धूप लग रही थी, वो प्लांट से मेरे को छाँव मिली, उसका प्राइसलेस है, वो इनटैंजिबल बेनिफिट है। तो ऐसे इनटैंजिबल बेनिफिट तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, जो हम लोग हिसाब, हमारी औकात नहीं है उसके हिसाब लगाने की, हमारी औकात नहीं। You know, I see something very funny nowadays in the country. People keep fighting about religion and all, whereas the real fight should be against the elements, irrespective of religion or whatever, or which political party you are supporting and all that. The real fight should be against the factors that are harming the environment. क्योंकि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आपस में झगड़ लो, जो करना है करो, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो लोग, वो अलग बात है। बट सांस तो तेरे को भी लेनी है, मेरे को भी लेनी है ना यार। तो किसी भी भगवान को मानता हो, तो किसी भी ऊपर वाले को मानता हो, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हो, कांग्रेस, बीजेपी, जो भी है, ऑक्सीजन तो तेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, साफ़ सुथरा पानी पीने को तेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। ये मुद्दे पे बच्चे, जो आपकी जनरेशन है, अगर आप समझोगे तो ही देश का भला होगा, तो ही दुनिया का भला होगा, और तो ही आपका भला होगा। अगर आप भी वही बेवकूफ़ी करोगे जो आपकी प्रीवियस जनरेशन करती थी, कि आपका फोकस पूरा किस पे है, रिलीजियस झगड़ों पे, पॉलिटिकल झगड़ों पे, है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे आजकल बोलते हैं हम मोर्चा निकालेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। आपको जेन्युइनली अगर कुछ करना है, कुछ लड़ना है ना, उन फोर्सेस और उन चीज़ों से लड़ो जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है। बिकॉज एज आई सेड, ऑक्सीजन, वाटर, फूड, basic things, place to live, you need, irrespective of what religion you follow, of what political party you follow, and what are your ideologies. So that is one very important learning that you should take from this chapter. And I hope, again I keep saying this when I teach, I don't give you this lecture when I'm teaching other chapters, but ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स है ना, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम वाले, इसमें ये लेक्चर आपको शायद बोरिंग भी लगे शायद कुछ बच्चों को, बट दिल से बोल रहा हूँ, ये सुनने मिलेगा आपको मुझसे, बिकॉज वॉट आई फील इज एज माई स्टूडेंट्स, और एटलीस्ट दिस इज द विजडम दैट आई वॉन्ट टू इम्पार्ट. I may not be in this world maybe a few years later, but your generation will be here, and if some of you can learn this today, or if I am able to impart this wisdom, if I am able to give you this wisdom, मैं थोड़ा आपको सिखा पाऊँ कि हाँ, आप उन मुद्दों को छोड़कर इन मुद्दों पर बात करना सीखो, तो शायद आपका
बहुत भला होगा, हमारा इन जनरल सोसाइटी एज अ सोसाइटी भला होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये इनटेंजिबल बेनिफिट्स जिसको मैंने एक लाइन को मार्क किया है, नीट में नहीं आने वाला ये, बट इसके ऊपर 5 मिनट ज़रूर सोचना, और सोचना कि शायद सर ने जो बोला उस बात में तो दम है, कि कल को अगर मुझे कोई उकसाए कि ये तू कांग्रेस फॉलोअर, मैं बीजेपी फॉलोअर, ये तू भक्त, तू चमचा, तू चल रहा है ना, देखते होगे आप, है ना, इंटरनेट पे तो यही चल रहा है और कुछ चल ही नहीं रहा है आजकल। तो अगर कोई आपको उकसाए ना, तो उससे बोलना यार छोड़ ना, ये बारे में बात नहीं करते, लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू आर डूइंग योर बिट टू कीप द सोसाइटी क्लीन, और वेदर यू आर डूइंग योर बिट टू contribute towards cleaner fuel or cleaner water or something. Let's work on that rather than fighting about this, है ना। So आप अगर ये सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना बच्चों। The ethical part, that's what I was coming to, the moral, the ethical argument is that we owe it, हम ये ओ कर रहे हैं किसको, प्लांट्स को, एनिमल्स को, माइक्रोब्स को, with whom we share the planet, right? Philosophically और spiritually we need to realize that every species has an intrinsic value, हर किसी की वैल्यू है, ये ethical argument है। तो there is a tangible argument, there is a narrow जो है वो tangible है कि भाई मॉनिटरी फ़ायदा, इकोनॉमिक फ़ायदा, चलो इकोनॉमिक फ़ायदा सोच, लालची लोग इकोनॉमिक फ़ायदा सोच लो, समझदार लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देख लो, और जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो एथिकल पर्सपेक्टिव देख लो, बट किसी तरह से समझो इस बात को, है ना। प्लस इज ओके, कंजर्व करना चाहिए। नाउ हाउ टू कंजर्व, कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया, जैसे कि यू सेव द एंटायर फॉरेस्ट एंड यू इनडायरेक्टली सेव द टाइगर, सिंपल। दिस इज कॉल्ड इन सीटू ऑन साइट कंजर्वेशन, है ना। एक एग्जांपल देखते हैं कि भाई व्हेन अ प्लांट और एनिमल इज एंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड एंड नीड्स अर्जेंट मेजर्स, राइट, XC2 इज द डिजायरेबल अप्रोच। तो इसको क्या है, इसका मतलब क्या है, जरा समझते हैं इन सीटू XC2 का। इन सीटू का मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में, जहां पर ऑलरेडी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है, एंडेमिज्म पे आता हूं मैं अभी, इन जगहों को आप इन टोटल कंजर्व करो। एक एग्जांपल ले लो, संजय गांधी नेशनल पार्क यहाँ पर है बॉम्बे में, ठीक है, मुंबई में झगड़ा करने आ जाएंगे, हाँ मुंबई में है, मैं जा रहता हूँ मेरे घर से 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे, नज़दीक है। ये पूरे एरिया में ऑलरेडी हमें पता है कि अच्छा बहुत सारे स्पीशीज़ रिचनेस हैं, अलग अलग टाइप के जानवर हैं, पाए जाते हैं, लेपर्ड्स वगैरह है ना, बहुत कुछ है। अगर मुझे एक स्पीशीज़ को सेव करना है, better than that you start conserving the entire area, start making efforts to conserve the entire area, because that entire area is a hot spot, that is in situ, whatever is the situation, wherever the animal is already present, आप उसको वहीं पर अच्छे से सेव करो, कंजर्व करो, समझे, ऐसा फंडा है। तो इन सीटू में क्या करना है, जहाँ वो है वहीं पर रहने दो और वहाँ पर एफर्ट्स करो, उसको कहीं उठा के ले मत जाओ कहीं पर। तो इसको कहाँ पर करना अच्छा है, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे करना अच्छा है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का जैसे मैंने मतलब बताया आपको कि ये छोटा रीजन है जहाँ पर बहुत सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं, और एंडेमिज्म जिस एरिया में ज़्यादा होता है। ये क्या बताता हूँ, एंडेमिज्म का मतलब कि भाई स्पीशीज़ इज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो अच्छा है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने कैंगरू का दिया कि भाई कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंगरू का कंजर्वेशन करना आसान है, क्योंकि वो बाहर जा ही नहीं रहा, कहीं और मिल ही नहीं रहा है, ज़्यादा उसकी वैरायटी नहीं है। तो उसको एंडेमिक कहते हैं। द वर्ड एंडेमिक, एंडेमिक मतलब कन्फाइंड टू अ सर्टेन एरिया। जैसे पैंडेमिक है ना, आजकल कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक है, पूरे दुनिया में कहीं पर भी फैल सकता है, उसको पैंडेमिक कहते हैं। अगर एक ही जगह फैलेगा तो एंडेमिक कहेंगे, समझ रहे हो। 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, but 9 more have been added to the list. So total number of biodiversity hotspots in the world are 34 currently, जिसमें से हमारा 3 कौन सा, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 3 हमारा बोल सकते हैं कि इंडिया के डायरेक्ट इंडिया में है, या इंडिया से रिलेटेड, या हमारे बॉर्डर से रिलेटेड ये पाए जाते हैं। 3 जो ये नाम है आपको याद कर लेने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 आर एसोसिएटेड विद इंडिया, दैट इज वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दैट एंटायर एरिया स्ट्रेच इज कंसिडर्ड एज 1।
Indo-Burma border is considered one, and Himalaya region of course, right? तो ये 3 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ द टोटल ऑफ 34 दैट आर प्रेजेंट इन द एंटायर वर्ल्ड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनके ऊपर फोकस कर लेना बच्चों प्लीज। ओके, ये सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पुट टुगेदर आर लेस देन 2% ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया, बट दे हैव extremely high number of species and strict protection is going to be needed because mass extinctions अगर नहीं हुआ, इसका स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन नहीं हुआ तो मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा अराउंड 30% टोटल वर्ल्ड के स्पीशीज़ का। मतलब इन शॉर्ट भाई इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में 2% एरिया है पर 30% डाइवर्सिटी इसके अंदर है। 30% ऑफ टोटल बायोडाइवर्सिटी इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इंडिया में जो इकोलॉजिकली यूनिक एरिया है उनको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं। तो अगर आप देखो यहाँ बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स तो 34 थे दुनिया में, इसमें से 3 तो इंडिया में हैं, आपको बता दिया। फिर ऐसे छोटा उसका एक सब सेक्शन आप मान लो जिसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व्स कहते हैं, नेशनल पार्क्स, सैंक्चुरीज। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, इंडिया हैज 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 known national parks and 448 wildlife sanctuaries. This may seem like a very big number, but trust me, given the size and the variation that we see in our country, given the huge extent of the land area of our country, our land area by the way is 32 lakh, to be precise 32,87,263 square kilometers। जानने की ज़रूरत नहीं आपको, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, हमारा पूरा लैंड एरिया है, जिसमें इतने सेंचुरीज और नेशनल पार्क एक्चुअली कम माने जाएंगे और बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, सो 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेक्रेड मैंग्रोव्स आर फाउंड इन खासी एंड जैंता हिल्स इन मेघालय। ठीक है, जैंता और जैंतिया इज द वे यू राइट इट, एंड जैंता इज लॉट ऑफ लोकल प्रोनाउंसिएशन वैसा होता है। अरावली हिल्स हैं राजस्थान में, वेस्टर्न घाट है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे बहुत सारे जो ट्रीज़ हैं, जो सीक्रेट मैंग्रोव्स वगैरह हैं, वो पाए जाते हैं इन मेघालया एज दे राइटेड। द सीक्रेट ग्रोव्स आर द लास्ट रेफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट्स। ठीक है, एक्स-सिटू कंजर्वेशन क्या होता है कि भाई एक एनिमल या प्लांट आपको लग रहा है भाई ये एरिया में नहीं ग्रो कर पा रहा है, इसको तकलीफ है, इसको उठा के ले जाओ, आप अपनी एक छोटी सी सेंचुरी बनाओ या जू बनाओ जहाँ पर आप उसको रखो, उसको पालो, उसकी देखभाल करो, फिर उसकी मेटिंग कराओ, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाओ एंड सी वेदर यू कैन टेक केयर ऑफ द स्पीशीज एंड इंक्रीज द नंबर। बस स्पेशल केयर प्रोटेक्शन चाहिए उनको, स्पेशल सेटिंग चाहिए, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बोटानिकल गार्डन एंड वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। इसका डुअल पर्पस है कि भाई एक तो उस जानवर को रहने की जगह मिल जाएगी, आप उसको अच्छे से उसका टेक केयर कर पाओगे, और दूसरा कि लोग आके टिकट विकेट लेके वो जानवर देख के थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगा, उनका एंटरटेनमेंट भी होगा, अवेयरनेस भी बढ़ेगा, तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। Nowadays, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile conditions using cryopreservation. You know that cryopreservation is ठंडे में, यानी कि है ना, लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करके प्रिजर्वेशन करना using extremely cold temperatures to preserve biological specimens, and these can be later fertilized in vitro. अभी आजकल वो क्या करते हैं कि भाई पूरा टाइगर उठा के लेके जाना है, हाँ टाइगर को आप अगर आपको टेक केयर करना है आप टाइगर को लेके जाओ, ठीक है, जू में, बट आपको टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ानी है तो क्या करो, फीमेल टाइगर के स्पर्म और ओवम ले लो, टेस्ट ट्यूब बेबी से टाइगर बनाओ, जैसे आप ह्यूमंस बना रहे हो वैसे बनाओ, और फिर उनको पालो पोसो, बड़ा करो और उनकी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाओ। तो दैट्स द आइडिया। सेम वे प्लांट्स को टिश्यू कल्चर मेथड से बनाया जाता है, वी नो दिस। प्लांट्स की सीड्स को प्रिजर्व करके रखो, कंजर्व करके रखो, है ना। जैसे कि एक और आप लोगों को ये पता होगा, शायद नहीं पता तो बता देता हूँ। There is a vault that has the conserved part of various genetically modified seeds that is kept in
in a certain location, I think it's in Norway or Sweden or somewhere, where they say if there is a global mass destruction, तो वो एक वॉल्ट है जहाँ पर सारी सीड्स रखी हुई हैं, वहाँ से लेकर फिर शुरू से उगाया जा सकता है सारा खाना, ठीक है। तो वो एपोकलिप्स की तैयारी, क़यामत के दिन की तैयारी वो की जा रही है, वैसे अब कहते हैं, है ना। तो इंडिया से इंडिया भी है और उसमें बहुत सारे देशों ने मिलकर एक पूरा वॉल्ट तैयार किया है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि भाई आप अलग अलग सीड्स वगैरह बनाकर, सीड बैंक है ना, स्वेटबार्ड और स्वेटबार्ड ऐसा नाम है जगह का, वहाँ पर सीड बैंक बना के उन्होंने रखा हुआ है। लास्ट पार्ट इज सिंपल, इसमें से 2 फैक्चुअल चीज़ें हैं। द अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992। जैसे कोपेनहागन ये भी हुआ था ना हमारा समिट, वैसे तो बायोलॉजिकल कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन था जिसका नाम था अर्थ समिट इन 1992। उसमें उन लोगों ने क्या किया, सेम जैसे करते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, क्या सारे लोग मिले, बोले अच्छा एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, आपको क्या लगता है, हाँ बचाना चाहिए, अच्छा ठीक है आज से बचाएंगे, बस ऐसे डिस्कशन किया उन्होंने। नहीं, दे एक्चुअली दैट इज जस्ट जो दे एक्चुअली चॉक्ड आउट सर्टन मेजर्स, और वहाँ पर एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस प्रिपेयर की गई कि भाई हर कंट्री को इतना फॉरेस्ट एरिया होना ही चाहिए। जैसे इंडिया में 9% ही है फॉरेस्ट टोटल लैंड अगर आप देखो, बट ज़्यादा होना चाहिए, 22% से ज़्यादा होना चाहिए, नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर आप देखो उनमें गाइडलाइंस जो हैं अलग अलग कंट्रीज़ के लिए बनाई गई हैं, और उन गाइडलाइंस को जितना आप मैक्सिमम फॉलो करोगे, आपकी कंट्री में आपके लोकल एरिया में बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन उतना इफेक्टिवली हो पाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट पार्ट है आपका इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहानिसबर्ग। तो 1992 में हुआ अर्थ समिट, 2002 में यानी 10 साल बाद 190 countries participated and they said by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss will be achieved। उन सब ने मिलकर एक दूसरे से ये प्रॉमिस किया कि भाई अगले 8 साल में हम लोग जो भी हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है या जो एंडेंजर हो चुकी है, उन्हें संभालने का, उन्हें प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का हम काम ज़रूर करेंगे। दैट वॉज द होल आइडिया। सो दैट फिनिशेज ऑफ quite simple topic for your need, that is your biodiversity and conservation. I'll see you very soon in the next one.